हेलो एवरीवन। फर्स्ट वीडियो में अपन ने कहाँ तक पढ़ा था? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मैंने आपको सिर्फ मेन प्रोविजन बताया था, उसको मैं वापस से रिकॉल करा देती हूँ। ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी को अपॉइंट करना होता है, सिर्फ लिस्टेड पब्लिक। इसकी ट्रिक क्या थी कि जैसे ही कंपनी बड़ी होती है, जो वुमन डायरेक्टर था उसकी ये ट्रिक थी कि जैसे ही कंपनी मतलब कोई भी बड़ा होता था उसको वुमन चाहिए थी, तो एवरी लिस्टेड कंपनी में वुमन होनी चाहिए, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो। एवरी लिस्टेड में चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, उसको वुमन डायरेक्टर अपॉइंट करना है। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि जैसे ही पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व होता है और फिर कंपनी बड़ी होती है, यानी कि लिस्टेड पब्लिक कंपनी, उस केस में क्या होगा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। ठीक है। तो वुमन डायरेक्टर के लिए क्या है, एवरी लिस्टेड कंपनी, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के क्या है, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी। ठीक है। तो एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी को कितने अपॉइंट करने पड़ते हैं? 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। एनी फ्रैक्शन ऑफ 1/3 shall be rounded off as 1। और कौन सी क्लासेस को अपॉइंट करने पड़ते हैं और कितने का अपॉइंट करने पड़ते हैं? तो उसमें था अदर पब्लिक कंपनी। हमने यहाँ पे पढ़ा था वुमन डायरेक्टर में भी जो रूल के अंदर क्लासेस स्पेसिफाइड है वो पब्लिक कंपनी है, यहाँ पे भी पब्लिक कंपनी। कौन सी पब्लिक कंपनी? एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग a turnover of 10 करोड़, सॉरी, एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ और मोर, और पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, और डीएलडी मैंने बताया था क्या, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट लोन, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट लोन डिबेंचर एक्सीडिंग 50 करोड़। इसमें मैंने क्या बोला था कि 50 करोड़ से आपको एक्सीडिंग देखना है, मतलब कि एग्जैक्ट इक्वल टू 50 करोड़ होगा तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है अपॉइंट करने की। ठीक है। इसमें कितने अपॉइंट करने हैं? एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स जो हैं मस्ट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन 3 कंपनीज में। टर्नओवर 100 करोड़, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, टर्नओवर 100 करोड़ और डीएलडी एक्सीडिंग 50 करोड़। इसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर मस्ट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है। अब मैंने बोला था जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, क्योंकि लिस्टेड पब्लिक कंपनी तो एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी को अपॉइंट करना है, और अदर पब्लिक का मतलब क्या है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में 3 हमने कहा था एक्सक्लूड होंगे। कौन से? उसको कैसे याद करोगे? मैंने बताया था JWD, जॉइंट वेंचर, होली एंड सब्सिडरी और डोरमेंट कंपनी। ठीक है। और आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर और ये टर्नओवर, पेड अप शेयर कैपिटल किसमें देखनी थी? लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब इसके आगे का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन पढ़ते हैं। इसमें क्या था आगे कि ये रूल 4 में दी हुई थी रिक्वायरमेंट्स, जो ये अदर पब्लिक कंपनी की थी ना। तो अब एक है ना प्रोविजन दिया हुआ है टू रूल 4। वो क्या कहता है, अगर किसी कंपनी को रिक्वायरमेंट है टू अपॉइंट हायर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स in accordance with the or due to composition of audit committee, then such higher number of independent director shall be applicable to it। हमने पढ़ा था कि रूल 4 की कंपनीज को सिर्फ 2 ही डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए, लेकिन क्योंकि पता है ऑडिट कमेटी का क्या प्रोविजन होता है कि उसमें मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट। तो अगर किसी, वैसे तो मिनिमम उसमें है ना, एक ऑडिट कमेटी में 3 मेंबर्स होते हैं, पर अगर मान लो किसी ज़्यादा भी हो सकता है, तो किसी ऑडिट कमेटी में 10 हैं, तो अगर ऑडिट कमेटी का भी प्रोविजन हम आगे पढ़ेंगे, मैं सिर्फ अभी रेफरेंस के लिए थोड़ा सा बता रही हूँ। तो 10 में से मेजॉरिटी 6, तो 6 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट, क्योंकि मेजॉरिटी डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए ऑडिट कमेटी में। तो यानी कि अब कंपनी को कितने डायरेक्टर इंडिपेंडेंट अपॉइंट करने पड़ेंगे? 2 या 6? 6, नहीं तो क्या होगा कि जो ऑडिट कमेटी के 177 सेक्शन आगे हम पढ़ेंगे, उसके प्रोविजन जो है वायलेट हो जाएंगे। ठीक है। तो मैं जो एग्जांपल बोला वो बताती हूँ क्या, कि एज पर सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स, कम से कम 3 होने चाहिए, विथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फॉर्मिंग द मेजॉरिटी।
सो इफ अ कंपनी हैज 6 डायरेक्टर्स इन द ऑडिट कमिटी, मान लो अगर 6 डायरेक्टर हैं, then 4 must be the independent, that is majority. However, as per provisions studied in Rule 4, at least 2 directors must be independent. Therefore, here the company is required to appoint 4 independent director instead of 2. ठीक है, ये जो केस स्टडी बोली है इस पर क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए पूरी केस स्टडी मैंने बोल के बताई। अब वैकेंसी जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की है ना, वो कैसे फिल होती है, सेम जैसे कि वुमन डायरेक्टर की होती है। वुमन डायरेक्टर में अपन ने क्या पढ़ा था, रिकॉल करो। वुमन डायरेक्टर में अपन ने पढ़ा था कि अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन क्या, immediate next board meeting or 3 months from the vacancy whichever is later। वो सेम का सेम प्रोविजन यहाँ कॉपी कर दिया है। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में भी यही है कि कौन सी वैकेंसी की बात कर रही हूँ, जो इंटरमीडिएट वैकेंसी होती है ना, कैजुअल वैकेंसी, वो। और फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी फिल्ड बाय द बोर्ड। ठीक है, कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड, कोई एक डायरेक्टर नहीं। एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन द इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months from the date of such vacancy whichever is later। Where a company ceases to fulfill any of the 3 conditions laid down in Rule 1 above, कौन सा रूल, सब रूल 1 above, जो Rule 4 का सब रूल 1 है, वही जो 3 मैंने अभी बताई थी ना, कि ना तो उसके जो टर्नओवर है 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज़्यादा है, ना उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, ना उसका डीयरली 50 करोड़ से ज़्यादा है। तो अगर कोई कंपनी नहीं फुलफिल कर रही है एनी ऑफ द 3 कंडीशंस इन सब रूल 1 फॉर 3 consecutive years, it shall not be required to comply with these provision। तो उसको जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है उसके प्रोविजन से कंप्लाई करने की जरूरत नहीं, यानी कि उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है until such time it meet such condition, जब तक कि उसकी वापस से कंडीशन कोई मीट नहीं हो जाती। यानी कि आपकी एक बार अगर है ना क्या बोलते हैं, ये कंडीशन मीट हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लाइफ टाइम के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना होगा। जैसे ही कोई कंपनी तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं करती है तो फिर उसको अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है तब तक जब तक कि वो वापस से उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करती। पर ऐसे नहीं कि हम एक बार में हम है ना देखा कि हाँ कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही तो हम अगले साल अपॉइंट नहीं करेंगे। इसमें टाइम पीरियड है कितना, फॉर द 3 consecutive year, यानी कि एनी ऑफ द 3 कंडीशंस इन सब रूल 1 above not fulfilled for 3 consecutive years, 3 सालों तक लगातार एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। यहाँ पे consecutive year है, लगातार 3 साल में एक भी कंडीशन नहीं फुलफिल हुई, then the company is not required to comply with the provision of independent director। अब क्या है, सेक्शन 149 सबसेक्शन 5 पढ़ते हैं। Every company जो existing है on or before the date of commencement of this act shall within 1 year from the commencement or from the date of rules notification comply with the requirement। ये ट्रांजिशनल प्रोविजन है क्या, कि जब ये कमेंसमेंट हुआ था ना इस एक्ट का, उस दिन पे जो भी कंपनी एग्जिस्टिंग थी या फिर जो है ना बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, उससे पहले जो एग्जिस्टिंग थी ना, तो उनको क्या है, शैल विद इन 1 ईयर जो है उसका कमेंसमेंट से, जैसे मान लो है ना वो कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए है ना 1 साल हुआ है, तो सॉरी मतलब है ना जो एक्ट का कमेंसमेंट है ना उससे 1 साल के अंदर अंदर फ्रॉम डेट ऑफ रूल्स, कमेंसमेंट जो है इन रूल्स का, वहाँ से 1 साल के अंदर अंदर उसको है ना इन प्रोविजंस को कंप्लाई करना होता है। समझ में आया? देखो, जो भी कंपनी एग्जिस्टिंग है ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले जो भी कंपनी एग्जिस्टिंग थी उनको विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर ऑफ कमेंसमेंट और फ्रॉम द डेट ऑफ रूल्स नोटिफिकेशन कंप्लाई करना पड़ेगा इन प्रोविजंस को। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना आसान बात नहीं है।
क्योंकि इसको हमको बिल्कुल अनबायस्ड चाहिए। लॉ मेकर ने इतने सारे इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, तो आप जब सारे के सारे फुलफिल कर लेते हो ना, तब जाके आप क्वालिफाई होते हो टू बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यानी कि अनबायस्ड डायरेक्टर। अनबायस्ड लॉ में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, पर ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसको अनबायस्ड रखने के लिए इतनी सारी कंडीशंस लगाई गई, जो भी हम क्वालिफिकेशंस में पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होगा इन रिलेशन टू द कंपनी मीन्स अ डायरेक्टर अदर देन द मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर। ना मैनेजिंग डायरेक्टर, ना होल टाइम डायरेक्टर, ना नॉमिनी डायरेक्टर, ये तीनों में से कोई भी डायरेक्टर जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता है। और जो बोर्ड के ओपिनियन में, who in the opinion of board is a person of integrity and possesses the relevant expertise and experience। पहली बात तो ऑनेस्टी का बंदा होना चाहिए बोर्ड के ओपिनियन में, वो पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी है, ठीक है, और साथ ही में उसके पास एक्सपर्टाइज भी है वो, और इतना एक्सपीरियंस भी है। तो इसके लिए आप क्या याद रखोगे, टर्म IEE, यानी कि इंटेग्रिटी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपर्टाइज होना चाहिए। किसके ओपिनियन में, बोर्ड के ओपिनियन में। Who in the opinion of board possesses the required experience and expertise and is the person of integrity, ठीक है। और ना MD, ना WDD, ना नॉमिनी, तीनों डायरेक्टर नहीं बन सकता इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। उसके बाद क्या है, देखो ये है ना लॉ में कैसे दिया हुआ है वो मैं बताती हूँ। जो 149 सबसेक्शन की जो मेन लाइन है ना, उसमें कैसे लिखा हुआ है कि नाइदर है ना, मतलब जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है इन रिलेशन टू अ कंपनी मीन द डायरेक्टर अदर देन द मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर। फिर उसके बाद उसमें क्लॉजेस दिए हुए, उन क्लॉजेस में से जो एक क्लॉज है वो मैंने अभी आपको बताया IEE वाला, ठीक है। फिर उसके अंदर बी क्लॉज है। बी क्लॉज क्या है, बी क्लॉज के अंदर भी है ना सब क्लॉजेस हैं। तो बी के अंदर फर्स्ट सब क्लॉज क्या है, अब देखो आप है ना क्लॉजेस चाहो तो याद नहीं रखो, पर मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप पॉइंट वाइज याद रखो। पहले अपन ने 3 पढ़ लिया, 3 कैटेगरी के जो डायरेक्टर हैं जो नहीं बन सकते इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फिर उसके बाद हमने पढ़ा IEE होना चाहिए। उसके बाद बी के अंदर 2 पॉइंट है, वो उसमें बोलता है कि पास्ट में या प्रेजेंट में, दोनों में ही हु इज और वॉज, अब भी या पहले, नॉट अ प्रमोटर, मतलब जो बंदा प्रमोटर नहीं था कभी पास्ट में ना अभी है, उसी को हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहिए, ठीक है। तो हु इज और वॉज नॉट अ प्रमोटर ऑफ द, अब इसमें क्या है, प्रमोटर ऑफ किसका, तो कंपनी, होल्डिंग, सब्सी, एसोसिएट, तीनों कंपनी का, चारों कंपनीज में से जो मेन खुद कंपनी है वो, ना उसकी होल्डिंग में वो प्रमोटर होना चाहिए, ना उसकी सब्सी में प्रमोटर होना चाहिए, ना उसकी एसोसिएट में प्रमोटर होना चाहिए। तो इनका फर्स्ट लेटर आप लोगे ना, C कंपनी, A एसोसिएट, S से सब्सिडरी और H होल्डिंग, तो इससे क्या वर्ड बनता है, कैश। तो अगली बार आप क्या बोलोगे कि हु इज और वॉज नॉट अ प्रमोटर ऑफ कैश, ना वो पहले था ना अभी है प्रमोटर कैश का। फिर उसके बाद बी के अंदर सेकंड पॉइंट क्या है, हु इज नॉट रिलेटेड टू द प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ कैश, ना तो वो खुद प्रमोटर है ना ही वो रिलेटेड है या प्रमोटर से या डायरेक्टर ऑफ कैश से। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे रिलेशन में जो है ना डायरेक्टर भी वर्ड इन्होंने रखा है, ना तो आपका डायरेक्टर से कोई रिश्ता होना चाहिए ना ही आपका प्रमोटर से कोई रिश्ता होना चाहिए, ठीक है। अब सब क्लॉज C, वो क्या है, पूरा का पूरा पेक्यूनरी रिलेशनशिप पे है, जो मॉनेटरी रिलेशनशिप होता है ना उस पे, यानी कि हु हैज और हैड नो पेक्यूनरी रिलेशनशिप, उसका ना अभी है ना पहले था पेक्यूनरी रिलेशनशिप अदर देन द रेम्यूनरेशन एज सच डायरेक्टर और हैविंग। अब कौन सी, मतलब रेम्यूनरेशन भी मॉनेटरी होती है, तो
उसको पैसा तो लेना पड़ेगा तभी वो काम करेगा, नहीं तो फ्री में तो कोई काम करेगा नहीं। तो बोल रहे ठीक है आप रेम्यूनरेशन लो और आप छोटे मोटे है ना ट्रांजैक्शन कर सकते हो उनसे, क्योंकि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के बिना तो ज़िंदगी चलती नहीं है। तो बोले कि 10% से ज़्यादा आपकी जो ग्रॉस इनकम है उसकी, सॉरी टोटल इनकम है जो, उससे ज़्यादा का है ना आप पेक्यूनरी ट्रांजैक्शन नहीं करोगे। ताकि क्या है कि एक होता है ना इंटरेस्टेड हो जाता है, अगर मैं 10% से ज़्यादा मेरी इनकम का मैं 10% से ज़्यादा किसी के साथ ट्रांजैक्शन करती हूँ तो यानी कि वो बंदा मेरे लिए, वो कंपनी मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। या तो मैंने उससे उधार लिया होगा या फिर मैंने उधार दिया होगा, तो दोनों ही केस में मेरा इंटरेस्ट वहाँ अफेक्ट हो जाता है। तो ये इसलिए बोल रहे हैं कि आपका जो पेक्यूनरी ट्रांजैक्शन है वो नहीं होना चाहिए। अदर देन दो चीज़ें अलाउड है, रेम्यूनरेशन और 10% or less of any transaction up to 10% or less of his total income or such amount as may be prescribed। किसके साथ? विथ कैश। चारों कंपनियों के साथ आप पेक्यूनरी ट्रांजैक्शन नहीं करोगे। कब? इसका टाइम पीरियड भी है, ड्यूरिंग टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि अपने इज और वॉज नॉट दोनों बोला है, करंट भी और पास्ट भी दोनों चेक करना है। तो पास्ट में कितना पीछे जाना है? 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और करंट ईयर तो देखना ही है। ठीक है, अब देखो इसमें जो प्रमोटर और डायरेक्टर है ना उसका इन्होंने इज और वॉज नॉट तो बोला था, पर उसमें कोई टाइम पीरियड नहीं है। मतलब कि आप जिंदगी में कभी भी उनके है ना प्रमोटर नहीं बने हो या कभी भी उनके है ना डायरेक्टर से और प्रमोटर से रिलेटेड नहीं रहे हो, है ना। जबकि ट्रांजैक्शन जो है पेक्यूनरी सिर्फ 2 साल तक ही देखेंगे। अगर आपने कोई उनसे बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन किया और आज उनको 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं तो हम आपको अलाउ कर देंगे। तो यहाँ पे इन्होंने टाइम पीरियड दिया है क्या कि पेक्यूनरी ट्रांजैक्शन टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे और ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे। फिर उसके बाद क्या है, नन ऑफ हुज रिलेटिव is holding any security of or interest in the company। अब है ना मैं इसमें ये है ना क्लॉज डी है, क्लॉज डी के अंदर 4 पॉइंट हैं रिलेटिव से रिलेटेड। अगर इन चारों में से एक भी चीज आपके रिलेटिव ने की तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाओगे। मतलब कि करे कोई और भरे कोई, रिलेटिव कुछ कर रहा है और डिस्क्वालीफाई आप हो रहे हो, ठीक है। तो नन ऑफ हुज रिलेटिव, उसका रिलेटिव नहीं होना चाहिए क्या? फर्स्ट इज होल्डिंग यानी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कैश। आपका रिलेटिव सिक्योरिटी या इंटरेस्ट नहीं होल्ड करना चाहिए कैश में। अब सिक्योरिटी और इंटरेस्ट क्या होता है? तो जिस कंपनी में शेयर कैपिटल होती है ना वहाँ पे हम सिक्योरिटी होल्ड करते हैं, और जिस कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं होती है ना वहाँ पे हम इंटरेस्ट होल्ड करते हैं। तो चाहे कैसी भी तरह की कंपनी हो, आपका जो रिलेटिव है कैश के अंदर कंपनी होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट में सिक्योरिटी या इंटरेस्ट नहीं होल्ड करेगा। कब? इसमें भी सेम है पीरियड, ड्यूरिंग टू immediately preceding financial year or during the current financial year, provided that the relative may hold। मतलब कि इसमें ना उन्होंने रिलैक्सेशन भी दिया है। नहीं तो क्या होगा कि कोई भी मेरा रिश्तेदार जो मुझसे खुन्नस निकालना चाहता होगा 1-2 शेयर जाके खरीद लेगा मेरे, जहाँ पे मैं डायरेक्टर हूँ और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ, और मुझे डिस्क्वालीफाई करा देगा। तो उन्होंने क्या रखा है कि छोटा मोटा कोई शेयर खरीदने से आप डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते हो। आपके पास कम से कम 50 लाख की फेस वैल्यू या फिर 2% पेड अप शेयर कैपिटल होने चाहिए। अब देखो फेस वैल्यू हमने देखा है जनरली 10, 20, 100 ऐसे होती है, बड़ी कंपनीज में से ज़्यादा भी होती है, पर जनरल कंपनीज की इतने शेयर की फेस वैल्यू होती है। तो यानी कि फेस वैल्यू, ये तो फेस वैल्यू है, और मार्केट वैल्यू तो खूब होती है। ऐसे बहुत से शेयर हैं जहाँ पे 10 की फेस वैल्यू और मार्केट में वो शेयर हज़ारों में चल रहा है। तो यानी कि इन्होंने कितनी बड़ी रेस्ट्रिक्शन लगाई है, यानी कि उसको 50 लाख की फेस वैल्यू, यानी मार्केट प्राइस उसकी सोचो कितनी बड़ी होगी, तो उसको 50 लाख की फेस वैल्यू उसका रिलेटिव है ना वहां तक होल्ड कर सकता है। यानी कोई भी इजीली आपसे खुन्नस नहीं निकाल सकता आपका रिलेटिव। या फिर उस कंपनी की 2% पेड अप शेयर कैपिटल उसके पास होगी ना तब तक भी अलाउड है।
2% से ज्यादा जैसे ही एक्सीड करा तो अलाउड नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको मैं सेंटेंस को बोल के बताती हूँ। प्रोवाइडेड दैट द रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी ऑफ फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 50 लाख और 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 50 लाख या 2% पेड अप शेयर कैपिटल किसकी, कैश की। यहाँ पे भी कैश चेक करना है। कंपनी होल्डिंग सबसे एसोसिएट, चारों कंपनी में ऐसा तुम नहीं कर सकते, मतलब चारों कंपनी में 50 लाख या फिर 2% तक आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, और आगे ऐसे भी लिखा हुआ है कि सच जो अमाउंट दिया है वो और सच अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब, अगर वो भी हायर सम प्रिस्क्राइब करता है तब बात के लिए। तो ये तो रिलेटिव में से पहला पॉइंट हुआ है कि वो सिक्योरिटी इंटरेस्ट होल्ड नहीं करेगा आपका रिलेटिव, लेकिन होल्ड कर सकता है 50 लाख और 2% तक, किसमें, कैश में। टाइम पीरियड क्या है, 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर। फिर इसके अंदर जैसे सेकंड पॉइंट है ना, सेकंड पॉइंट क्या है कि नन ऑफ हुज रिलेटिव इज इनडेप्टेड टू कैश। आपके रिलेटिव ने उधार भी नहीं लिया हुआ होना चाहिए कैश से। एक सेकंड होल्ड करना। हाँ, तो नन ऑफ हुज रिलेटिव इज होल्डिंग कैश, सॉरी, नन ऑफ हुज रिलेटिव इज इंडेप्टेड टू कैश, मतलब कि आपके रिलेटिव ने उधार नहीं लिया होना चाहिए कंपनी होल्डिंग सबसे एसोसिएट से। कितने अमाउंट का, फॉर एन अमाउंट ऑफ 50 लाख ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल और ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर। यानी कि एग्जैक्ट 50 लाख का भी अगर इंडेप्टनेस हो गई आपके रिलेटिव की तो क्या होगा, है ना। अगर एग्जैक्ट 50 लाख की भी इंडेप्टनेस हो गई ना, तो वो क्या बोल रही थी मैं, एग्जैक्ट 50 लाख की इंडेप्टनेस हो गई तो आपका रिलेटिव डिस्क्वालिफाइड है, ठीक है। तो नन ऑफ हुज रिलेटिव इज इंडेप्टेड टू फॉर एन अमाउंट ऑफ 50 लाख, और इसका भी टाइम पीरियड क्या है, ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू फाइनेंशियल ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर। यानी कि अभी लास्ट तीनों पॉइंट में यही पॉइंट चल रहा है, ठीक है। अब हैज given a guarantee or provided any security in connection with the indebtedness of any third person to the company। उसके रिलेटिव ने गारंटी या सिक्योरिटी भी नहीं देनी चाहिए, किसको, इन कनेक्शन विद द थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पर्सन ही था जो लोन ले रहा था कैश से, वही कंपनी होल्डिंग सबसे एसोसिएट, किसी से भी उसने कैश लिया हो, सॉरी कैश में से किसी से भी उसने थर्ड पर्सन ने लोन लिया हो और आपका रिलेटिव जाके गारंटी या सिक्योरिटी दे रहा है अगर, तो क्या होगा कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। गारंटी सिक्योरिटी देगा आपका रिलेटिव और डिस्क्वालीफाई हो जाओगे आप। लेकिन इसमें भी दे सकता है कितनी, 50 लाख और वही 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और करंट ईयर। तो आप क्या ध्यान रखोगे, अभी तक जो भी 3 पॉइंट ऊपर पड़े ना, सब में 50 लाख ही है अमाउंट। बस फर्स्ट वाले में एक्स्ट्रा 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल भी है, पर जो अमाउंट स्पेसिफिक अमाउंट लिखा हुआ है वो 50 लाख ही है। कि जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट का होल्डिंग था वो भी 50 लाख की फेस वैल्यू तक आप होल्ड कर सकते हो। पर देखो डिफरेंस क्या है वो बताती हूँ। उसमें क्या है, 50 लाख की फेस वैल्यू तक आप होल्ड कर सकते हो, और जो है ना इंडेप्टनेस है वहां पे भी आप 50 लाख तक, सॉरी है ना, हाँ इंडेप्टनेस में ये है कि उसका रिलेटिव अगर 50 लाख रुपए एग्जैक्ट भी ले लेना तो भी डिस्क्वालीफाई है, एंड अगर गारंटी सिक्योरिटी भी एग्जैक्ट 50 लाख की भी दे देना तो भी डिस्क्वालीफाइड है। समझ रहे हो, वहां पे 50 लाख एग्जैक्ट, फर्स्ट पॉइंट में 50 लाख एग्जैक्ट आना बात सही है कि आ सकता है, तब तक डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। पर दो नीचे के पॉइंट गारंटी सिक्योरिटी और इंडेप्टनेस में एग्जैक्ट 50 लाख भी आ गया ना तो यू विल बी डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। और तीनों पीरियड में तीनों पॉइंट जो ऊपर थे उसमें 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ही था, ठीक है।
जो पीरियड था ना, पास्ट में कितना चेक करना है, 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और क्या देखना है, करंट ईयर का देखना है। ठीक है, अब इसमें फोर्थ पॉइंट और रिलेटिव का एक और पॉइंट है। वो क्या कर रहा है, उसके रिलेटिव का भी पेक्यूनरी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। हमने है ना अभी उसका पढ़ा था, खुद पर्सन जो प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर है ना, उसका पेक्यूनरी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि उसका अदर देन रेम्यूनरेशन और 10% ऑफ टोटल इनकम तक पेक्यूनरी रिलेशनशिप अलाउड है। और उसमें टाइम पीरियड क्या था, 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में चेक करेंगे एंड करंट ईयर में चेक करेंगे। तो है ना, अब इसके देखते हैं रिलेटिव का कितना पेक्यूनरी रिलेशनशिप हो सकता है। तो बोल रहा है none of whose relative has any other pecuniary transaction or relationship with the cash company holding subsidiary associate amounting to 2% or more of the turnover or the total income। जो इन कंपनीज का टर्नओवर होता है ना, उससे 2%, उसका 2% निकालेंगे। और अगर जैसे मान लो 2% आया 10,000, तो एग्जैक्ट 10,000 भी आपके रिलेटिव का पेक्यूनरी इंटरेस्ट हो गया ना, तो हम क्या बोलते हैं, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा एग्जैक्ट 2% पे भी। क्योंकि लाइन क्या है, नन ऑफ हुज रिलेटिव हैज पेक्यूनरी इंटरेस्ट अमाउंटिंग पेक्यूनरी ट्रांजैक्शन ऑफ 2% और मोर, यानी 2% भी नहीं होना चाहिए, 2% से कम होगा तो चलेगा। किसका चेक करना है, जो ये कैश है जिसके साथ भी आपने ट्रांजैक्शन किया है, कंपनी या होल्डिंग या सबसे एसोसिएट के साथ, तो उसका जो टर्नओवर है या फिर जो उसकी टोटल इनकम है, सेल नहीं करती है तो इनकम होगी। जैसे प्रोफेशनल फॉर्म्स में टोटल इनकम होती है, जहाँ गुड्स सेल होते हैं, सर्विसेज सेल होती है, तो वहाँ पे टर्नओवर होता है। तो बोले कि या तो आपका ग्रॉस टर्नओवर ले लो या आपकी टोटल इनकम ले लो। सर्विसेज में भी शायद इनकम ही होती है, गुड्स में केवल टर्नओवर। तो जो टर्नओवर और टोटल इनकम है उसका 2% आप निकाल लो। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, singly or in combination with the transaction referred in clause 1, 2, 3 above। यानी कि आप सबसे पहले सिंगली चेक करोगे, आपने जिसके साथ भी ट्रांजैक्शन किया। मान लो जो कंपनी होल्डिंग सबसे एसोसिएट है ना, उसमें से मैंने एसोसिएट के साथ ट्रांजैक्शन किया, फिर मैंने है ना 2% ऑफ द टर्नओवर का अमाउंट चेक किया और उस अमाउंट का मेरा पेक्यूनरी ट्रांजैक्शन मेरे रिलेटिव का नहीं था। मैंने सिंगली चेक किया अभी तक कि मान लो 10,000 आया, तो 10,000 तक का मैंने कोई ट्रांजैक्शन पेक्यूनरी नहीं किया, या मान लो किया, पेक्यूनरी किया है मैंने, पर जो सिंगल ट्रांजैक्शंस है ना, तो वो मेरा पेक्यूनरी रिलेशनशिप 10,000 से कम आया। अब ये क्या बोल रहा है, आप ऐड करो ऊपर वाले तीनों पॉइंट और इसको भी इन कॉम्बिनेशन विद द 1, 2, 3 अबव, यानी कि ये पॉइंट भी और ऊपर के 3 भी। यानी कि मान लो आपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट लिए, मैंने उस मेरे रिलेटिव ने वहाँ पे 2,000 के, ठीक है, फेस वैल्यू। अब यहाँ पे फेस वैल्यू आप बोलोगे ये तो 50 लाख से नीचे है तो डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ। सपोज कर लो डिस्क्वालीफाई हो रहा है, मतलब उस पॉइंट में तो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा चलो, पर इधर तो मेरी पेक्यूनरी ट्रांजैक्शन की 2% क्या है, 10,000 आ रहा है, तो मैंने 2,000 ऐड किया, 2,000 लिया पहले कि हाँ मैंने 2,000 के तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट मेरे रिलेटिव ने खरीदे हुए हैं। फिर उसके बाद 4,000 का उसने ना उधार लिया हुआ है, तो मैंने ऐड किया तो हो गया 6,000। फिर उसके बाद उसने गारंटी दी हुई है 6,000 की, तो कितना हो गया 12,000। और मान लो उसने कोई और ट्रांजैक्शन किया है पेक्यूनरी ट्रांजैक्शन 2,000 का, तो 14,000। ये 10,000 से ज़्यादा है तो क्या होगा, ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा कॉम्बिनेशन में है तो। हु इज नाइदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव। अब ये है ना, इसमें क्लॉज 5th है,
क्लॉज फिफ्थ क्या कहता है? हु नाइदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव, एक सेकेंड होल्ड करना। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी आपको, हु नाइदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव, क्या अब ये फिफ्थ क्लॉज पढ़ा रही हूँ, क्लॉज ई पढ़ा रही हूँ मैं, ई के अंदर अपॉइंट है। अब रिलेटिव की बातें खत्म हो गई। रिलेटिव में कौन कौन सी थी? सिक्योरिटी इंटरेस्ट का पॉइंट पड़ा 50 लाख या 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। फिर उसके बाद है ना ये इंडेप्टनेस का पॉइंट पड़ा, उसमें कितना था? 50 लाख, वही टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। गारंटी वाला पॉइंट देखा और पेक्यूनियरी ट्रांजैक्शन वाला पॉइंट देखा। ये 4 रिलेटिव के पॉइंट है। अभी है ना रिलेटिव का ही है ये, पर इसमें ये केवल रिलेटिव का नहीं है, ये खुद पे भी इस पे अप्लाई होता है और रिलेटिव पे भी अप्लाई होता है। क्या पॉइंट है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर होगा, मतलब वो पर्सन होगा या वो पर्सन अपॉइंट हो सकता है जो खुद हु नाइदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव, ना तो वो खुद ना उसका रिलेटिव। अब इसमें पॉइंट 1 है क्या? होल्ड्स, अभी होल्ड करता है, और हैज हेल्ड, पहले उसने हेल्ड किया था पास्ट में, एनी पोजीशन ऑफ केएमपी, की मैनेजरी पर्सनल था, या फिर हैज बीन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी होल्डिंग सबसे एसोसिएट यानी कि कैश। तो यानी कि इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था बताओ? ऐसे पहले कहीं पे था डायरेक्टर का था, तो वो तो 3 तरीके के डायरेक्टर मना किए गए थे। फिर उसके बाद हमने प्रमोटर का मना किया था कि तुम प्रमोटर भी नहीं हो सकता वो पर्सन, ना वो प्रमोटर या डायरेक्टर का रिलेटिव हो सकता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, पर्सन्स के कौन कौन से पॉइंट है वो बता रही हूँ मैं। अब ये वाला है कि आप केएमपी भी नहीं हो सकते हो, ना आप ना आपका रिलेटिव केएमपी नहीं हो सकता, ना ही वो एम्प्लॉय हो सकता है कैश का। कब? इन एनी ऑफ द 3 फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर। ट्विस्ट क्या आया पता है? पढ़ा 3 फाइनेंशियल ईयर। अभी तक ऊपर वाले सारे पॉइंट में आपको जहां जहां भी चेक करना था वहां वहां पे इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर में चेक करना था। कहाँ कहाँ चेक करना था? जो रिलेटिव के फर्स्ट 3 पॉइंट थे ना, सिक्योरिटी इंटरेस्ट और इंडेप्टनेस और गारंटी सिक्योरिटी, इनमें चेक करना था। और जो उसका खुद का अपन पेक्यूनियरी ट्रांजैक्शन देखते हैं उसमें चेक करना था। यानी रिलेटिव के पेक्यूनियरी ट्रांजैक्शन में ईयर्स चेक नहीं करने थे। तो उन चारों पॉइंट में अभी तक अपन ने पढ़ा था इमीडिएटली 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और करंट ईयर। ये क्या बोल रहा है कि जब केएमपी और एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट देखोगे ना, तो आपको पास्ट में 3 सालों तक देखना है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, और जो करंट ईयर तो होगा ही। क्यों? क्योंकि ये स्टार्टिंग सेंटेंस ही कैसे की होल्ड्स और हैज हेल्ड, तो उसने अभी होल्ड किया हुआ है, मतलब कि करंट फाइनेंशियल ईयर भी चेक करना है। Provided that in case of a relative who is an employee, the restriction under this clause shall not apply for his employment during preceding 3 financial year। यानी कि जो एम्प्लॉई है ना, उसमें आपको पिछले 3 सालों की रिक्वायरमेंट नहीं देखनी है। तो बोलोगे आप अभी तो मैम आप कह रहे थे, अब वो क्या लॉ मेकर ने जब सेक्शन बनाया ना, तो उन्होंने सेक्शन में तो लिख दिया कि आपको केएमपी और एम्प्लॉय की है ना देखना है कि ना आप ना आपका रिलेटिव केएमपी एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए पिछले 3 सालों में, या फिर उस फाइनेंशियल ईयर में जिसमें वो प्रपोज किया गया है उसको। फिर पर उन्होंने प्रोविजन में क्या डाला कि आप एम्प्लॉय के केस में पिछले 3 सालों में जाके मत देखना।
None of provide that in case of a relative who is an employee, the restriction under this clause नहीं अप्लाई करेगी for his employment during the 3 immediately preceding financial year. यानी कि एम्प्लॉय का कब देखना है, करंट ईयर में देखना है, और केएमपी का कब देखना है, पिछले 3 सालों में और करंट ईयर में भी. ठीक है. फिर इसके बाद मैंने अभी क्या बोला था कि अभी जो पॉइंट चल रहे हैं वो सारे किस पे चल रहे हैं, उस पे भी और उसके रिलेटिव पे भी. क्लॉज ई के अंदर, क्लॉज ई के अंदर है ना, फर्स्ट पॉइंट ये वाला था. कौन सा? केएमपी और एम्प्लॉय का. सेकंड पॉइंट जो है ना वो किसका है कि आप ना ही एम्प्लॉय हो सकते हो, ना प्रोप्राइटर हो सकते हो, ना आप एम्प्लॉय हो सकते हो, ना प्रोप्राइटर हो सकते हो, ना पार्टनर हो सकते हो. किसमें? जो आपकी है ना 3 preceding financial year में, in which he is proposed to be appointed. मतलब जिस ईयर में आप है ना अपॉइंट हुए हो ना, वहां से पिछले 3 preceding financial, मतलब अपॉइंट तो क्या हुए होंगे, प्रपोज टू बी अपॉइंटेड, जहाँ पे आपको प्रपोज किया गया अपॉइंट करने के लिए, वहां पे है ना एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर, पार्टनर आप पिछले 3 सालों में नहीं होने चाहिए. और फर्म ऑफ ऑडिटर और सीएस इन प्रैक्टिस और कॉस्ट ऑडिटर किसका, अब है ना एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर, पार्टनर किसका देखना है आपको. फर्म ऑफ ऑडिटर का, सीएस इन प्रैक्टिस का, कॉस्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी का, और उसके किसके, ये किसके होने चाहिए, ऑडिटर सीएस और सीए किसके होने चाहिए, कैश के, इंक्लूडिंग जेवी. ना तो आप देखो, ना आप एम्प्लॉय होने चाहिए, ना प्रोप्राइटर होने चाहिए, ना पार्टनर होना चाहिए. पिछले 3 सालों में किसके आप एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर, पार्टनर नहीं होना चाहिए. जो आपकी ऑडिटर की फर्म है ना उनकी फर्म, जो आपकी सीएस की फर्म है, और जो आपकी सीए की फर्म है, सॉरी कॉस्ट ऑडिटर की जो फर्म है. सीए तो ऑडिटर में आ गया, फिर सीएस इन प्रैक्टिस और फिर कॉस्ट ऑडिटर. तीनों के आप एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर, पार्टनर नहीं हो सकते हो. ये सीए, सीएस, सी और कॉस्ट ऑडिटर किसके हैं, ऑफ कैश, कंपनी होल्डिंग सबसे एसोसिएट के हैं, और जेवी के भी. तो आपकी जेवी है कोई, उसमें भी कोई ऐसी फॉर्म्स है तो उनके भी आप एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर, पार्टनर नहीं होने चाहिए. इसमें एक और पॉइंट है कि आप एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर, पार्टनर नहीं हो सकते किसके, जो ऐसी लीगल या कंसल्टिंग फर्म आपकी जहाँ पे हैज और हैड एनी ट्रांजैक्शन विद द कैश. आपकी जो लीगल फर्म है, आपकी जो कंसल्टिंग फर्म है, जिसका ट्रांजैक्शन कंपनी होल्डिंग सबसे एसोसिएट इंक्लूडिंग जेवी के साथ है, अमाउंटिंग टू 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर ऑफ सच फर्म. मतलब कि एक कोई लीगल फर्म है या कंसल्टिंग फर्म है, उसका है ना ट्रांजैक्शन लगा रहता है, मतलब कुछ वो सर्विसेज देते रहते हैं किसके, कंपनी होल्डिंग सबसे एसोसिएट से, उनके भी, या फिर कंपनी होल्डिंग सबसे एसोसिएट के वो गुड परचेज कर सकते हैं. कहने का मतलब है कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि 10% से ज्यादा या फिर 10% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर ऑफ सच फर्म का नहीं होना चाहिए. मतलब समझे आप, अगर कोई एक लीगल फर्म है, एक कंसल्टिंग फर्म है, उसका जो टर्नओवर है पूरा, उसकी जो टर्नओवर का 10% हमने निकाला, ठीक है. अब उस 10% जितने अमाउंट या उससे ज्यादा के अमाउंट का ट्रांजैक्शन उस लीगल फर्म या कंसल्टिंग फर्म का, उसके टोटल उस फर्म का 10% ऑफ द टर्नओवर से ज्यादा अमाउंट का ट्रांजैक्शन कैश के साथ होता है, कंपनी होल्डिंग सबसे एसोसिएट के साथ होता है, जेवी के साथ होता है. तो ऐसी लीगल और जो कंसल्टिंग फर्म होगी ना, उसके आप एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर, पार्टनर नहीं हो सकते हो.
कब? इमीडिएटली 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, अब समझ में आया? मतलब मैं आपको समरी बता देती हूँ। आप एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर किसके नहीं हो सकते हो और कब कब चेक करना है। आप एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर दो चीज़ों के नहीं हो सकते हो। ना तो आप वहाँ एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हो, ना आप पार्टनर की तरह काम कर रहे हो, ना आप खुद प्रोप्राइटर हो। दो चीज़ों के दो कैटेगरीज है इसमें एक्चुअल में। एक तो फॉर्म आ गई सारी जो प्रोफेशनल फॉर्म्स, कौन सी? CA, CS, CMA की फॉर्म्स जो ऑडिटर है कैश के या फिर JV के, उनके आप एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर नहीं हो सकते हो। कब? पिछले 3 सालों में या फिर करंट ईयर में हो। करंट ईयर तो हमेशा चेक करना है क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट कैसे होता है? हु है ना, नाइदर हिमसेल्फ नॉर हिज रिलेटिव इज, ना तो अभी है ना हैज बीन एम्प्लॉय, ना पहले थे कभी एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल फॉर्म्स के हो गए। फिर ना ही वो एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर है ऑफ एनी लीगल और कंसल्टिंग फर्म that has or had any transaction with the company holding subsidiary associate including JV amounting to 10%। कोई ऐसी लीगल या कंसल्टिंग फर्म है जिसके टोटल टर्नओवर से का 10% उन्होंने निकाला, उस अमाउंट से इक्वल या उससे ज़्यादा का ट्रांजैक्शन आपके अगर कैश के साथ होता है, कंपनी होल्डिंग सबसे एसोसिएट के साथ या जेवी के साथ, तो ऐसी लीगल या कंसल्टिंग फर्म के आप क्या नहीं बन सकते हो? एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर नहीं बन सकते हो। Holds together with his relative 2% or more of the total voting power of the company। अब ये जो ऊपर मेन हेडिंग हमने आपको बताई थी ना, नाइदर हिमसेल्फ नॉर हिज रिलेटिव, ये उसी के अंदर पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट था कि वो KMP या एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या था? एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर नहीं होना चाहिए। अब थर्ड पॉइंट क्या है? ना तो वो खुद ना उसका रिलेटिव होल्ड करते हो टुगेदर साथ में विथ हिज रिलेटिव, कितना? 2% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी। वोटिंग पावर जो है ना कंपनी की, उसका 2% आप और आपका रिलेटिव मिलके होल्ड नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे मैम वोटिंग पावर का क्या मतलब है? तो आपको पता है केवल इक्विटी शेयर्स जो है ना उसमें ही वोटिंग पावर अलाउड होती है। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है वो तो कभी है ना, क्या बोलते हैं, उसमें तो बहुत कम कंपनीज होती हैं जहाँ पे वोटिंग उनको भी अलाउड होती है। अदरवाइज क्या होता है कि सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को ही वोटिंग अलाउड होती है। तो जब आप वोटिंग यहाँ पे निकालोगे ना कि 2% ऑफ द वोटिंग पावर, तो आपको केवल इक्विटी शेयर्स ही कंसिडर करना है। अब मैंने ये पॉइंट क्यों बताया? क्योंकि हमने पहले पॉइंट पढ़ा था 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। कहाँ पढ़ा था? जो हमने पढ़ा था क्लॉज डी था ना, कि ना उसके कोई जो रिलेटिव के सारे पॉइंट पढ़ते, उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या था? उसका रिलेटिव होल्ड नहीं कर सकता सिक्योरिटी या इंटरेस्ट पिछले 2 सालों में 50 लाख से ज्यादा या फिर 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे हमने 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल देखा। पेड अप शेयर कैपिटल इंक्लूड्स बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो अगर केस स्टडी आई तो वहाँ पे सिक्योरिटी इंटरेस्ट जब आपको चेक करना है तो आप इक्विटी कैपिटल और प्रेफरेंस कैपिटल दोनों को ऐड करके उसका 2% चेक करोगे। अगर आपको पॉइंट चेक करना है वोटिंग पावर का, जहाँ पे वो खुद या उसका रिलेटिव दोनों मिलके होल्ड कर रहे हैं वोटिंग पावर, तो हमको केवल इक्विटी शेयर का 2% निकालना है, इक्विटी शेयर कैपिटल का। ठीक है, अब नाइदर हिमसेल्फ नॉर हिज रिलेटिव, ना वो खुद ना उसका रिलेटिव, उसके अंदर फोर्थ पॉइंट इज CEO और डायरेक्टर ऑफ अ NPO। CEO या डायरेक्टर नहीं होना चाहिए एनी NPO का दैट रिसीव्स 25% ऑफ इट्स रिसीट्स फ्रॉम द कंपनी, एनी ऑफ इट्स प्रमोटर डायरेक्टर और इट्स होल्डिंग सबसिडियरी एसोसिएट। यानी कि ना तो जो आप CEO हो सकते हो ना आप डायरेक्टर हो सकते हो। किसके? ना आप CEO हो सकते हो ना आप डायरेक्टर हो सकते हो एक ऐसी NPO के जो रिसीव करती है
25% या उससे ज़्यादा की उसकी रिसिप्ट्स किससे, जो एनपीओ है ना उसकी जो टोटल रिसिप्ट्स आती है उसका अपन को 25% निकालना है। उतना अमाउंट या उससे ज़्यादा का अमाउंट अगर वो एनपीओ रिसीव करता है प्रमोटर या डायरेक्टर से, या फिर ये देखो प्रमोटर डायरेक्टर किसका देखना है अपन को, कंपनी का, केवल पूरे कैश का नहीं। प्रमोटर डायरेक्टर है कंपनी का, यहाँ पे चेक करना है। वो जो एनपीओ है ना उसको रिसिप्ट कौन दे रहा है, मतलब उसकी कमाई कहाँ से हो रही है, प्रमोटर डायरेक्टर से। वो कमाई करवा रहे हैं, उनका ट्रांजैक्शन आपस में है, कंपनी का नहीं है, प्रमोटर या डायरेक्टर का एनपीओ के साथ है। तो या तो प्रमोटर डायरेक्टर है, ठीक है, या फिर कैश पूरी कंपनी होल्डिंग सब्सिडी इनमें से किसी के साथ है, या फिर प्रमोटर या डायरेक्टर से, तो और है बीच में, ठीक है। तो या तो प्रमोटर डायरेक्टर या कैश से वो एनपीओ अपने 25% या उससे ज़्यादा की रिसिप्ट्स कमा रही है। तो ऐसे एनपीओ के आप क्या नहीं बन सकते हो, ना सीईओ बन सकते हो ना डायरेक्टर बन सकते हो। सॉरी, अगर आप बन क्या सकते हो, अगर आप हो, अगर इस कैटेगरी के एनपीओ के आप सीईओ या डायरेक्टर हो ना, या आपका रिलेटिव, तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते, क्योंकि मेन हेडिंग क्या थी, नाइदर हिमसेल्फ नॉर हिज रिलेटिव। तो या तो वो खुद या उसका डायरेक्टर, अगर कौन है सीईओ या डायरेक्टर है ऐसे एनपीओ का, तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। इसमें 2 पॉइंट है, केवल रिसिप्ट नहीं है। या तो आप रिसिप्ट चेक करोगे ऐसे एनपीओ की, या फिर आप चेक करोगे 2% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी। वो जो एनपीओ है ना वो होल्ड करता है 2% पावर, 2% वोटिंग पावर उस कंपनी के अंदर। मतलब उसकी रिसिप्ट्स 25% से ज़्यादा नहीं है, पर यहाँ हो सकता है ज़्यादा भी और होल्ड भी करता हूँ। दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई कर सकती है, कोई एक भी सेटिस्फाई कर सकती है। जो आपका एनपीओ है वो एनपीओ जो मेन कंपनी है जिसमें आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज अ प्रपोज हो, यहाँ पे कैश नहीं देखना है। यहाँ पे आपको क्या देखना है कि जो कंपनी है उस कंपनी की 2% ऑफ द वोटिंग पावर जो है, आप वो एनपीओ जो है वो होल्ड करता है। और वो एनपीओ ऐसा एनपीओ है अगर जो 2% ऑफ द वोटिंग पावर आपकी कंपनी का होल्ड करता है और उसके सीईओ या डायरेक्टर आप हो, तो भी आप है ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। चाहे आप सीईओ, चाहे आपका डायरेक्ट आपका रिलेटिव सीईओ या रिलेटिव हो, सॉरी, या आपका रिलेटिव सीईओ या डायरेक्टर हो उस एनपीओ का, जो जिसकी 25% ऑफ रिसिप्ट्स रिलेटिव पर्सन से आ रही है, जो भी मैंने बताया, या फिर वो एनपीओ होल्ड करता है केवल जो मेन कंपनी जिसमें आप प्रपोज हुए एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, केवल उसके 2% ऑफ द वोटिंग शेयर। पूरे कैश का नहीं चेक करना है, केवल वोटिंग पावर किसकी चेक करनी है। यहाँ पे भी वर्ड वोटिंग पावर है, तो अब याद रखना इक्विटी शेयर, ठीक है। इक्विटी शेयर अगर वो होल्ड करता है तो एनपीओ के पास होल्डिंग है। अब यानी कि आप मुझे बताओ कि वोटिंग पावर कहाँ का है। वोटिंग पावर एक तो है ना एनपीओ की है, और दूसरी हमने वोटिंग पावर कहाँ देखी, वोटिंग पावर हमने देखी वो जो टुगेदर विद हिज रिलेटिव, उसकी वोटिंग पावर कंपनी में नहीं होनी चाहिए। पहले तो वो खुद ही पर्सन डायरेक्टली वोटिंग पावर होल्ड कर रहा था, अब वो खुद डायरेक्टली होल्ड नहीं कर रहा है। वो जिस एनपीओ का सीईओ है या फिर डायरेक्टर है ना, वो एनपीओ है ना 2% वोटिंग पावर होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो है ना, 4 पॉइंट वो हैं जहाँ पे ना वो खुद ना उसका रिलेटिव ऐसा हो सकता है, नाइदर हिमसेल्फ नॉर हिज रिलेटिव। तो कौन कौन से, ना वो खुद ना उसका रिलेटिव केएमपी नहीं हो सकता है, ना वो एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर नहीं हो सकता है, ना वो
है ना होल्ड कर सकता है टोटल वोटिंग पावर, ना वो सीईओ या डायरेक्टर हो सकता है ऐसे एनपीओ का। ठीक है। अब एक एफ क्लॉजेस लास्ट, उसकी क्वालिफिकेशन कि हु possesses such other qualification as may be prescribed, उसके पास वो और भी क्वालिफिकेशन ये सारे तो बताइए, उसके बाद ऐसी भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो हम प्रिस्क्राइब करें। फॉर एग्जाम्पल उसके लिए ही शैल possess appropriate स्किल या फिर एक्सपीरियंस या नॉलेज इन वन और मोर फील्ड ऑफ फाइनेंस हो गया, लॉ, मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग एक्सेट्रा रिलेटिंग टू कंपनी बिजनेस, कंपनी के बिजनेस का। ठीक है। कंपनी के बिजनेस का आप है ना क्या बोलते हैं, कंपनी के बिजनेस से जो अप्रोप्रिएट स्किल्स या एक्सपीरियंस जो है ना वो आप होल्ड मतलब नहीं होल्ड करते हुए होने चाहिए। मतलब कि है ना या तो एक या से एक से ज्यादा की फील्ड्स में आपके पास ये जो मैंने बताई ना, ये जो फील्ड्स, ये फाइनेंस, लॉ, मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, इनकी नॉलेज या एक ऐसी फील्ड या एक से ज्यादा ऐसी फील्ड में होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट स्किल्स होनी चाहिए या एक्सपर्टाइज होनी चाहिए या नॉलेज होनी चाहिए इन फील्ड्स के अंदर। ठीक है। तो अभी आज इतना ही रखता है।